हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। स्वागत है हमारे चैनल पे यूपीएससी वाला। आज पढ़ेंगे हम एनसीबी यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसका मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, मतलब जिनका संविधान में जिक्र था, तो उनको हमने एक ही टेबल में देख लिया। ऐसे ही करके हमें इस बार भी देखना है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बॉडीज होती हैं, इन बॉडीज में फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कौन से आर्टिकल से, कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये, और इनके काम क्या होते हैं, रोल क्या होते हैं। ठीक है, इनका अगर जो भी इसमें अध्यक्ष होंगे, जो भी उपाध्यक्ष होंगे, उनका रिमूवल, रेजिग्नेशन कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जनरली आपके पास जो सवाल आएंगे वो सवाल जनरली या तो देखो इसी लहजे के होंगे कि भाई कितने साल का कार्यकाल होता है और कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग कमेटी में क्या हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसको सब सारे चैप्टर्स को सेपरेट सेपरेट पढ़ने से बढ़िया है कि हम एक ही जगह पे कोलेट करके पढ़ लें। उसके पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए तेजस बैच लाइव हो गया है। 5499 की प्राइस से है, और तेजस 2025 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है ये। इसके अलावा जो हमारे फाउंडेशन, जो हमारे बैचेस हैं, संकल्प राइटन, वो भी सब पूरे पूरे लाइव हैं। यू कैन गो एंड चेक। इसके अलावा इनके जो फीचर्स आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, सीसेट क्लासेस होती हैं, डेली के आपको सवाल जवाब सारे करने को मिलते हैं। तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। आपको जीएस की ई बुक्स सबकी सब मिलती हैं जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे नीति आयोग से। तो नीति आयोग का अब देखो यही सारी बॉडीज होंगी गवर्न। क्या क्या होंगे, देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। हम नीति आयोग होगा, है ना। इसके बाद होंगे हमारे एनएचआरसी होगा। तो एनएचआरसी के बाद हम एचएसआरसी देख लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब ये सारे जो बॉडीज हैं, इन बॉडीज का जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान में इनका उल्लेख कभी नहीं हुआ था। या तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बने होंगे, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से यानी सरकार के एक आदेश से, सरकार के एक गैजेट पे यानी राजपत्र पे लिख दिया गया होगा कि हाँ साहब ऐसी बॉडी बनानी है। हो सकता है इनमें से कुछ बॉडीज को कुछ समय बाद संवैधानिक दर्जा मिल जाए, यानी संविधान में इनका जिक्र हो जाए। कोई आर्टिकल 338 ए बी ऐसे करके कुछ ना कुछ आगे आ जाएंगे और संविधान में उल्लेख हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम इनको बोलेंगे या तो स्टैट्यूटरी बॉडीज या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई हुई बॉडीज, जैसे नीति आयोग है। तो नीति आयोग के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने कहा ठीक है इसके पहले कुछ और हुआ करता होगा। नीति आयोग तो अभी आया है, नीति आयोग 2015 में आया है। नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। एक किसी को अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री याद हो, जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो उसमें जिक्र होता था कि प्लानिंग कमीशन। आपने जो जनरली आपने हिंदी में जो फ्रेज सुने होंगे कि साहब हाँ पंचवर्षीय योजना, 5 साल का प्लान, 5 ईयर प्लान, 6 ये वाला सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो सब आते थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा। लेकिन प्लानिंग कमीशन को सन 2014 के बाद से बर्खास्त कर दिया गया, जरूरत नहीं थी। फिर आया एक नया संस्थान जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटा बच्चा ये नोट्स ऐसे के ऐसे ही ले लेना, इन्हीं नोट्स में सब कुछ है। यही नोट्स में सारा कोलेट करके एकदम क्रिस्प कंसाइज करके हमने लिख दिया है। यू कैन गो एंड ये बाद में इसको रीड कर सकते हो अपने। इसके सबसे बड़ी चेयर जो होती है वो होती है पीएमओ, यानी प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं इसके अध्यक्ष। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें बाकी लोग होते हैं। कौन कौन इसमें होते हैं, हमारे फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स। तो इसमें खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर तो हेड है ही है, प्राइम मिनिस्टर प्लस सीएम जो होते हैं सारे स्टेट्स के, या एलजीज। अब एलजी क्योंकि यूटीज में ही होते हैं, और हमें पता है यूटीज में कहां पे एलजी होते हैं। हमें पता है दिल्ली में होते हैं एलजी, और ही जगह होते हैं। जरा आप मुझे बताओ कौन सी जगह पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारी अंडमान है या हमारी लक्षद्वीप हमारी यूटी है, तो इनमें क्या कहते हैं, एक तो होते हैं हमारे एलजी के अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, और एक तीसरा बॉडी और हो सकती है लेकिन वो कभी हुई नहीं है। अगर आप मुझे उसका नाम बता सको तो मजा आ जाए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कि इनका काम क्या क्या होता है। तो नीति आयोग जब बना, नीति आयोग ने पहला काम यह किया कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, पहला काम तो। और नीति आयोग ने बोला कि हम, क्योंकि अब हम नीति आयोग है जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर यानी सेंटर की तरफ से लोग आ गए हैं, सेंटर तो है ही है, सेंटर होगा ही होगा। इसके अलावा सीएम सारे सारे स्टेट्स के, तो मतलब स्टेट्स भी आ गए। हमने जाना है जहां जहां पे भी सेंटर प्लस स्टेट होता है, हम उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी कि इस समय पे हमारा संघवाद स्ट्रांग होता है। यानी कि हमारे यहाँ पे जब हम देखते हैं कि साहब नीति आयोग काम कर रहा है, दैट मींस कि फेडरलिज्म की भावना के साथ काम कर रहा है, सारे स्टेट्स को साथ लेके चलने वाला काम कर रहा है। नीति आयोग का काम क्या है, ये काम है पॉलिसी थिंक टैंक, ये बताना कि अब सरकार को इस वाले स्टेट के लिए क्या करना चाहिए, उस वाली जगह के लिए क्या करना चाहिए, किसी और सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना है तो कौन से स्टेट के लिए ज्यादा जाए, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद होगा बॉटम अप अप्रोच, यानी कि ये याद रखना, टॉप डाउन अप्रोच हमने देख लिया कि ऊपर विकास करते जाओ, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी होती जाएगी, नीचे नीचे पैसा पहुंचता जाएगा। ये हमने कहा पुराना हो गया, अब नई चीज बताओ। हमने कहा नई चीज ये है डिसेंट्रलाइजेशन, बॉटम्स अप। अब लोगों को नीचे से उठा के लेके आओ। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी में हम सोचते थे पहले के जमाने में, ट्रिकल डाउन में ये होता था कि साहब ट्रिकल डाउन है, आप एक काम करो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दो 2-4 जगह, और उन इंडस्ट्रीज के होने की वजह से क्या होगा, आसपास का एरिया विकास अपने आप हो जाएगा,
हमने कहा ठीक है, ये अप्रोच उस समय के लिए सही लग रही थी, लेकिन हमने कहा इस अप्रोच से लेट बहुत हो रहा है विकास, समय लग जा रहा है। हमने कहा ट्रिपल डाउन इकोनॉमी अब पुरानी चीज हो गई, नई चीज बताओ। तो नई चीज क्या है? बॉटम्स अप, यानी अब नीचे से लेके आओ। हमने कहा इनको हम लेके आएंगे जो लोग नीचे रहते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाना है। तब फोकस एरिया हमने, अब तो फिर हमने तय किए कि हमारे फोकस एरिया क्या क्या हो सकते हैं। फोकस एरिया हमारे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफकोर्स हो गई होगा, सामाजिक न्याय, टेक्नोलॉजी होगा हमारा, इसके बाद हमारा डेवलपमेंट कौन सा, जो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि आने वाली फ्यूचर्स के लिए भी ये प्लेनेट जिंदा रहे, बरकरार रहे। ठीक है, हमने कहा ओके, अच्छा लग रहा है सब बातें। इनके काम क्या क्या निकले? ये तो इनके मिशन है, ये तो इनके की है, इनके आइडियाज हैं कि नीति आयोग आएगा तो ये सब काम करेगा ही करेगा। जब इनके फंक्शन जब निर्धारित हुए, तय हुआ, तो हमने कहा प्लानिंग का मिशन, जो कि क्या करता था, 5 साल के लिए कोई योजना दे दी, 5 ईयर प्लान दे दिया। आप में से किसी को महालनोबिस कमेटी या महालनोबिस प्लान के बारे में कुछ सुना होगा किसी ने, आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हो इस चीज को, तो ये क्या था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने एक प्लान दिया था कि क्या करते हैं हम जब आजाद हुए, एक बड़ी बड़ी पहले इंडस्ट्री लगाते हैं, हैवी इंडस्ट्री लगाते हैं, स्टील की, मैन्युफैक्चरिंग की, ये वो सारी सारी हैवी हैवी इंडस्ट्री। हमने कहा ठीक है, उस समय के लिए सब सही लग रहा था। हमने कहा लेकिन समय आगे आ चुका है, हमने कहा इसको और बेहतर करना है। तो 5 ईयर प्लान आने शुरू हुए थे आजादी के बाद से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चुनाव तक तो ये प्लान चलते रहते थे। सरकार आई, प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि ऐसा करो, इस वाले सेक्टर पैसा लगाओ, उस वाले एरिया में पैसा लगाओ, साउथ को पैसा दो, ईस्ट को पैसा दो, नॉर्थ को में पैसा लगाओ, जो भी करना है करो, ठीक है। हमने कहा लेकिन ये चीज जो आइडिया चल रहा है, चेंज लाते हैं और नया करते हैं। हमने कहा ऐसा करना शुरू करेंगे, 5 ईयर प्लान तो हो चुके, अब सारे के सारे, अब नीति आयोग बताएगा क्या क्या करना है। तो नीति आयोग का काम क्या क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये बताना, ये तय करना कि कहां कहां पर रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कौन सेक्टर पे, एआई पे पैसा लगाना है, टेक पे पैसा लगाना है, बैंकिंग पैसा लगाना है, काले धन को रोकना है, तो उसके लिए क्या क्या कोई आइडिया हो सकता है, कोई नया, अगर कोई नया, देखो लोगों के लिए कोई नई अगर आइडिया आ सकता है, यूपीआई जैसी चीजें हो, तो इनके ऊपर चर्चा करने के लिए कितने बड़े बड़े लोग हैं इसमें। अब ये जो लोग हैं, ये इसकी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है नीति आयोग की। पीएम साहब हैं, सीएम लोग हैं उसमें, एलजी साहब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लोग, सब अपने अपने यूटीज के लोग आए हुए हैं। तो अब इन लोगों से गवर्न तो होता है नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग का काम जो करता है वो कौन होता है? वो होता है एक सीईओ, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये सीईओ होंगे जो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव काम करवाएंगे इस नीति आयोग का। सारा का सारा डे टू डे वर्क कैसे होगा, नीति आयोग की अगली बैठक कहां होनी है, कितने लोगों को बुलाना है, कोई नए इनवाइटी बुलाने हैं कि नहीं बुलाने हैं, कोई और नए सेक्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों से बात करनी है, स्टेक होल्डरों से बात करनी है, तो ये बुलवाएंगे। ठीक है सर, हमने कहा ओके। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मतलब कि अब यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे नीति आयोग ये देखो ये चीज देखेगा कि सबसे जरूरी है, पॉलिसी बन तो गई, हमने सोच लिया पॉलिसी के बारे में, कोई नई स्कीम के बारे में, कोई नए आइडिया के बारे में, लेकिन जब तक उस आइडिया का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, फायदा क्या है? एनी आइडिया इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स इंप्लीमेंटेशन। कोई भी आइडिया उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा बस वो चल जाए, बस। तो हमने कहा इसका इंप्लीमेंटेशन एवैल्यूएशन देखना है। कोई भी नई स्कीम आती है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कोई और भी स्कीम आप ले लो, जो भी आपको दिमाग में आ रही है, आधार हो गया, अगर वो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, तो उस स्कीम के बारे में जितना आप सोच लो कि इतनी अच्छी हो सकती थी, ये हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई, क्या फायदा हुआ इसी चीज का? हमने कहा कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, जब हम सीएम साहब को बुला रहे हैं, अगर हम स्टेट्स के सीएम लोगों के बारे में बात नहीं करें तो फायदा क्या है? हम अगर स्टेट्स की बात नहीं करें, नॉर्थ ईस्ट के बारे में की अगर बात नहीं करें, साउथ के बारे में बात नहीं करें, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? सो हमने कहा ठीक है, फेडरलिज्म को भूलना नहीं है, संघवाद को भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ठीक है, इनोवेशन, जो भी हमारे कई कई आइडिया होते हैं, कई कई आईआईटीज होते हैं, हमारे हमारे आईआईएम्स होते हैं, नई नई रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आईआईएससी लोग होते हैं, नई नई चीजें सोचते हैं, बढ़िया लाते हैं, और नीति आयोग कहता है हमें बताओ क्या कर रहे हो, और अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो फिर हमसे मांगो, हेल्प मांगो। ठीक है, ये भी चीज है इसमें। फिर इनका रिसोर्स एलोकेशन, कि ये लोग सजेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज ऐसी कहां कहां पे, कि कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हो सकती है फॉर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। ओके गुड, अच्छा लग रहा है। हमने कहा और बताओ क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो इन्होंने क्या किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया एक। ये क्या होता है सर? ये होता है जो हमारे जिला है, इतने सारे 500 प्लस जिले हैं हमारे, 600 के आसपास जिला है, 500 प्लस 600 के आसपास चलते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कहा अगर जिलों को हम कंपटीशन में ले आए, स्वच्छ भारत के तहत या किसी और के तहत, कोई प्रोग्राम के तहत, कि कौन सर्वेक्षण में कौन सा जो सिटी है टॉप कर रही है, तो उसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट आएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक अंडर डेवलप्ड है, कोई बोकारो टाइप कोई और जिला होगा, कोई बक्सर जिला होगा, अगर ये कॉम्पीट करे इंदौर से, मुंबई से, तो क्या होगा कि बोकारो और बक्सर का इंप्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने ये प्रोग्राम लेके आए लोग। फिर इन्होंने कहा इंडिया एट 75, ये हमारा एक मिशन है, ये गोल है। क्या है ये है विजन 2047 की विजन। जब इंडिया 75 साल का, जब इन्होंने सोचा था कि भैया इंडिया ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा, तो ये इन्होंने एक विजन दी कि ऐसा ऐसा इंडिया हो जाना चाहिए 2047 तक के लिए। हमने कहा ओके ठीक है, डिजिटल इंडिया। तो प्लानिंग में हर जगह पे डिजिटल युग का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसका उपयोग होना ही चाहिए हर एंगल से।
अटल इनोवेशन मिशन, इसमें क्या होता है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और आर&डी सिखवाते हैं बच्चों से, कॉलेजेस से, कि आप लोग आइए। कई सारी इंक्यूबेशन लैब्स होती हैं जहां पे कॉलेजेस के अंदर होती है, अपने यूनिस के अंदर होती है, और वहां पे क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग आइए हमारे यहाँ पे अपना स्टार्टअप कीजिए, आपको टेक में कोई काम करना है, आईटी में कोई काम करना है, आपको हमसे हेल्प चाहिए, देन यू मे हैव इट, कर लीजिए। फिर इसके बाद एसडीजी मॉनिटरिंग, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स, एसडीजी गोल याद है क्या होते हैं? एक ये आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट में, जिसमें हमने ऐसे 17-18 हमने गोल सोचे हुए अपने लिए कि जब इंडिया विकास कर रहा होगा वर्ल्ड के मंच पे, तो हम कुछ ऐसे 17-18 हमारे पास ऐसे पॉइंट होने चाहिए, उन पॉइंट्स के तहत ही हम विकास करेंगे। उसमें क्या क्या होंगे, ह्यूमन, अब ये देखो देखो अपना एचडीआई इंडेक्स होगा, उसमें पेड़ वेड़ सारी चीजें होंगी, हवा उसमें सही होनी चाहिए, ये ऐसे हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो सस्टेनेबल हो, पहली बात तो। और एसडीजी गोल्स हमारे 2023, 2040, 2050 तक के लिए भी हैं, ठीक है, चलो ओके, चल रहे हैं वो तो अपने अपने, तो उनको मॉनिटर करते रहना कि विकास हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। अच्छा ठीक है, हेल्थ सेक्टर के लिए तो ये जब बात करते हैं कि भाई ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम हमारे पास देश में लागू हो सकती है, जैसे क्या आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, ओके। इसके बाद कई सारे हमारे हेल्थ इंडेक्स, कई सारे हेल्थ इंडिसेस होते हैं, ये क्या चेक करते हैं कि भाई देश में जो हमारी हेल्थ सेक्टर है वो परेशान नहीं हो, पहली बात तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा पुअर सेक्शन है हमारे समाज का, उसके पास क्या हो, कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें हो। मतलब कि अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो प्लीज उनके साथ ये ना हो जाए कि एक हॉस्पिटल का बिल आया और वो परिवार बैंकरप्ट हो गया। इस देश में 65 से 70% जो फैमिलीज हैं, वो दे आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर एक भी झटका लगा कोई बीमारी का, हॉस्पिटल चक्कर लगे, डन, बहुत दिक्कत हो जाती है। और उसी लिए ये स्कीम आई, क्या स्कीम था, आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें हम क्या देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं उन लोगों को जिनके पास हेल्थ सेक्टर की एक्सेस जो है या तो लिमिटेड है या है ही नहीं। तो अब हम सोचते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे लोग हैं हमारे पास, देखो अब देखो हमारे देश में अगर ऐसे लोग हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम ले आ पाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ये तो अच्छी चीज है, ये सोचा गया। फिर प्लानिंग कमीशन एक हुआ करता था, अब आ गया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन जब तक था, ये इसके साथ प्रॉब्लम ये आती थी कि कई बार फाइनेंस कमीशन के काम भी यही करता था। फाइनेंस कमीशन आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, ये क्या है, ये बड़े भाई का दोस्त है, याद आ गया? फाइनेंस कमीशन जो बड़े भाई का दोस्त है, जो बाहर रहता था यूएस में, 5 साल में एक बार आता था, ये वही फाइनेंस कमीशन है जो आके ही बताता था बड़े भाई को कि छोटे भाई के ये वाले कमरे में ये वाला सोफा लगवा दो, छोटे भाई के ये वाले कमरे में ये वाला कोई अटैची लगवा दो, कोई घड़ी लगवा दो। इसका मतलब क्या है, फाइनेंस कमीशन जो यूनियन सेंटर का एक अपना अपॉइंटेड एक कमीशन होगा जो ये बताएगा कि सारे छोटे भाइयों में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे बटेगा और सारे सारे स्टेट्स में पैसा कैसे बटेगा। ये जो तरीका था, ये जो फॉर्मूला था, ये बताता था कौन, फाइनेंस कमीशन। लेकिन फाइनेंस कमीशन के होते भी एक होता था प्लानिंग कमीशन जो ऑलरेडी काम देख रहा होता था। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ओवरलैप। ये ओवरलैप जो था बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था। कई बार ऐसा हो रहा था कि प्लानिंग कमीशन ने जो बोला वो मान लिया गया, फाइनेंस कमीशन ने कहा था फिर हमें क्यों बनाया गया, जब हमें जरूरत ही नहीं थी तो हमें लाए क्यों। ठीक है, हमने कहा जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ये उस समय सेंट्रलाइज प्लानिंग सोचता था पूरे देश भर के लिए, एक ही तरीके से, जहां भी चाहे कैसी भी इंडस्ट्री लगा लो, कुछ भी करा लो, फॉर्मूला ये होगा, सेट ये होगा, पैरामीटर ये होगा, नदी के पास होना चाहिए, रॉ मटेरियल इतना चाहिए, लेबर ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, जो भी चीजें होंगी कोई इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी वो प्लानिंग कमीशन बता रहा है। जब प्लानिंग कमीशन बता रहा है कि साहब यहाँ पे ये करवाओ वो करवाओ, तो फिर इसका काम क्या है फाइनेंस कमीशन का, ये क्या करे फिर। तो हमने कहा ठीक है, इसको चेंज करते हैं। प्लानिंग कमीशन एक 5 वर्षीय प्लान देता था, स्टैटिक प्लान होता था, चेंज नहीं होता था, दे दिया दैट्स इट, एंड ऑफ इट, कोई डिस्कशन नहीं होगा उसके ऊपर। फिर फॉर्मुलेशन एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स, ये बता रहा है, सोचो जो काम फाइनेंस कमीशन का है, जो कि संवैधानिक बॉडी है, जिसका संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जी हर 5 साल में एक बार एक ऐसा वित्त आयोग की घोषणा करेंगे, एक वित्त आयोग बनवाएंगे, जो वित्त आयोग क्या तय करेगा कि पैसा कैसे बटेगा, किन में, सेंटर और स्टेट में, और आपस में सारे स्टेट्स में, वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो जब फाइनेंस कमीशन का रोल एक है जो संवैधानिक है, तो फिर ये क्या कर रहा है प्लानिंग कमीशन, फिर ये क्यों है यहाँ पे। अब लेकिन प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन शुरू सोचा गया था, वो रहा हमेशा रहा। फिर फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे इसमें, जैसे क्या क्या डेप्यूटी चेयरमैन होते थे इसमें विद कैबिनेट रैंक, ओके ठीक है। इसके हेड कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर हेड होते थे, प्राइम मिनिस्टर के पास इनकी रिपोर्ट जाती थी सारी की सारी। प्लानिंग कमीशन चल रही थी, फाइनेंस कमीशन जो था बेचारा अपना करता रहता था, जो बातें आगे अब उसने कहा ठीक है। नाउ फिर आया एक चेंज हुआ नीति आयोग। नाउ इसके बाद पॉलिसी का ये थिंक टैंक बना, इसने सोचा एक स्कीम के बारे में कि अगर हम स्कीम कोई लेके आ रहे हैं और वो स्कीम अगर स्टैटिक है, वो स्कीम अगर चेंज नहीं हो रही, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट स्कीम। क्योंकि समय चेंज होता है, आगे लोग चलते हैं। हाँ देखो, जब समय का भैया आगे घूमता है, डेवलपमेंट होता है, नई चीजें आ जाती है, कोई नया त्रासदी हो सकती है, कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोविड आया, सब कुछ हुआ। तो ऐसे केस में जो स्कीम हो, जो भी सोची जाए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो भी हो, वो डायनेमिक हो, वो एडाप्टिव हो, वो ऐसी हो कि कंटेम्प्ररी चैलेंजेस को झेल पाए, देख पाए।
राइट। हमने कहा ओके। नाउ एडवाइजरी रोल हो गया इसका, जो नीति आयोग हुआ उसने कहा हम आ तो जाएंगे लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो ऑलरेडी पहले से किसी और को दे रखा गया हो। हमने कहा हम खाली रोल बताएंगे, हम खाली एडवाइस दे सकते हैं, हम खाली ये बताएंगे अगर आप ऐसा कर लेते तो बेहतर हो जाता। ठीक है, नीति आयोग अपना वो काम कर रहा है। इसमें कौन कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं, एलजी साहब होते हैं, कई डोमेन्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। उन लोगों को बुलाते हैं हम जिनको कि हम समझते हैं कि ये लोग अपनी इंडस्ट्री के चैंपियन है, एक्सपर्ट्स हैं, इन्हें पता है एआई के बारे में, इन्हें पता है ऑटोमोटिव सेक्टर, देखो देखो अपने सेक्टर के बारे में, ऑटो इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, हम इनको बुला के लाते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए। फिर नो फाइनेंशियल या बजटरी पावर से इनके पास, फाइनेंस नहीं बताते, बजट नहीं है इनके पास, ये नहीं बताते कि साहब इसको इतना पैसा दो, नहीं ये नहीं बताएंगे। ये बोल सकते हैं साहब अगर दे देते तो बेनिफिशियल हो जाता, देख सकते हैं। ओके, नाउ गवर्निंग काउंसिल इसका देखो, इसमें क्या क्या होते हैं? स्टेट्स के अपने सारे के सारे लोग होते हैं इसमें। दैट मींस जो प्लानिंग कमीशन में पहले सेंट्रलाइजेशन हो रहा था उससे अब बेटर हो गया है कि स्टेट्स को सबको बुलाया जाए, आपसे बात करी जाए कि साहब आपका क्या मन है, क्या आपका मत है, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जाए टूरिज्म के लिए, नागालैंड में, मणिपुर में अगर ये काम करा जाए, कोई और चीज बनाई जाए तो बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या हो रहा है, नीति आयोग जो है एक फेडरलिस्ट बॉडी है, फेडरलिस्ट बॉडी है, फेडरलिस्ट, ठीक है, ये बॉडी हो गई, तो इसका रोल ज्यादा अच्छा है। ओके, हमने कहा ओके ठीक है। नाउ हमने कहा आगे चलते हैं नई बॉडीज की तरफ। अब ये बाकी बॉडीज है, तो आपको बॉडीज यहां दिख रही होंगी, इन बॉडीज को ऐसे ही पढ़ना, ये बॉडीज यहां लगी हुई है, दिख रही हैं आपको। जैसे हम पढ़ेंगे, अब सबसे पहले शुरू करेंगे एनएचआरसी के बारे में, पैरेलल होगी एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अब यहां पे हम पहले के करके देखते हैं फंक्शन इनके, फंक्शन के बाद कौन से आर्टिकल या कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं, क्योंकि ये संविधान में नहीं है, दैट मींस आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ओनली ओनली एक्ट की जरूरत है। नाउ शुरू करते हैं एनएचआरसी के बारे में, फिर चलेंगे यहां पे एसएचआरसी के बारे में। सो जब एनएचआरसी के बारे में सोचा गया, तो एनएचआरसी के बारे में सोचा ऐसे गया कि यार ऐसा करते हैं, कोई अगर एक ऐसी संस्था होती एनएचआरसी जैसी जो ह्यूमन राइट मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रही है, तो हम उस आयोग के लिए कुछ पावर दें उसको, उसमें कोई चेयरपर्सन हो, उसके कुछ कामकाज हो। तो कामकाज क्या निकल के लिए आए? इनका कामकाज ये है कि आपको ये देखना है देश भर में जहां जहां पे भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही होगी, हम उन ह्यूमन राइट्स को बचा के चलेंगे, हम उन ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हुए किसी देखो अगर कहीं भी किसी के साथ कोई दुख दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, तो वो पर्सन जो अपने एनएचआरसी के पास आए, लेटर लिखे, एप्लीकेशन लिखे या अपना केस लेके आए, एनएचआरसी उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम इसके अंदर आता है, ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इंडिया क्योंकि सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स के देखो एक पूरे ग्लोबल संस्था के लिए, तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम अगर आपके यहाँ मान रहे हैं, देखो ग्लोबली जब जाते हैं, कोई डिप्लोमेट जाते हो, आप भी जब जाओगे फ्यूचर में, तो आपको भी कई चीजें आपको साइन करनी पड़ेगी, पर जब आप तभी करोगे जब सरकार आपको देखो बोल दी होगी। तो जब आप सिग्नेटरी हो जाते हैं किसी एक कोई ट्रीटी के लिए, किसी एक कोई बॉन्ड के लिए, तो फिर हम अपने देश में आके उसको रेटिफाई करते हैं, बनाते हैं, पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करता है। पार्लियामेंट ने जब रेटिफाई किया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसके तहत क्या बना? एनएचआरसी बना। अच्छा ठीक है, हमने कहा यही एक्ट के तहत क्या होगा? स्टेट्स के अंदर अंदर, सारे के सारे स्टेट्स के अंदर एसएचआरसी बनेंगे, एसएचआरसी। ओके, हमने कहा ओके सही है ये। तो सेम एक्ट के द्वारा एनएचआरसी बना है, सेम एक्ट के द्वारा एसएचआरसी बना है। इनके अंदर क्या क्या लोग होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। याद रखना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, याद है? संवैधानिक बॉडीज के अध्यक्ष, एनसीएससी, एनसीएसटी, जो हमारे एनसीबीसी हो गए, सारे के सारे हो गए, तो उन लोगों, तो उन बॉडीज के जो अध्यक्ष होते हैं वो एनएचआरसी के मेंबर होते हैं। कैसे कैसे? जैसे देखो, एक तो चेयरपर्सन हो गए, 1+5+7 ऐसे होगा, ठीक है। 1+5 तो इसमें सेपरेट है, प्लस जो 7 लोग हैं ये कौन कौन है? ये हैं चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, एनसीएम और चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये लोग हैं जो इसके मेंबर हैं एनएचआरसी के ऑलरेडी, क्योंकि अपने अपने बड़े बड़े, अपने देखो बोर्ड्स के अपने अपने बड़े बड़े काउंसिल्स के अध्यक्ष हैं। जो ये काउंसिल है एनसीएससी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, राष्ट्रीय हमारा अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, एनसीडब्ल्यू हमारा जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो उसकी जो अध्यक्ष होंगी वो एनएचआरसी की मेंबर होंगी। तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? देश भर में सेफगार्ड्स देखते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या बढ़िया बढ़िया इसमें प्रावधान हो सकते हैं और बेटर हो सकते हैं, और कहीं अगर कोई दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत का निवारण कैसे हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये अपनी कोई रिपोर्ट बनाते होंगे, उस रिपोर्ट को पेश किया जाता होगा राष्ट्रपति जी के पास। ऑफ कोर्स हम उसको सरकार के पास भेजा जाता है कि सरकार साहब देखो ऐसा ऐसा हुआ है, इस रिपोर्ट के ऊपर आपको अपना एक्शन लेना, जब आप एक्शन लेना आप बता देना हमें। ठीक है, ऐसे हो रहा है काम। अब इनको अपॉइंट, देखो अपॉइंट कौन कर रहा है? इतनी बड़ी बॉडी है तो ऑफ कोर्स राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करेंगे। अब राष्ट्रपति जी अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से करेंगे नहीं, उनको कौन देगा? उनको सलाह देगा। सलाह कौन देगा? ऑफ कोर्स हमारी कैबिनेट देगी। तो जैसे कौन कौन लोग? हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ये सारे के सारे लोगों द्वारा एक कमेटी बनती है। ये कमेटी नाम ढूंढती है कि कौन से पर्सन चेयरपर्सन हो सकते हैं, कौन से लोग इसके मेंबर हो सकते हैं, और बाकी जो एक्स ऑफिशियो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे ये मेंबर, क्योंकि अपने अपने काउंसिल्स के, अपने अपने आयोगों के अध्यक्ष हैं। दैट मीन्स ये 7 लोग जो हैं, ये 7 लोग क्या हैं, ये एक्स ऑफिशियो हैं। क्यों एक्स ऑफिशियो समझ में आता है क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बिकॉज ऑफ द रीजन दे आर इन द ऑफिस। कौन से ऑफिस में? जो अपने एनसीएससी, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, इन आयोगों के जो क्योंकि अध्यक्ष ये ऑलरेडी, इस वजह से एनसीपीसी ये इसके मेंबर है। ठीक है, हमने कहा जब ये आगे कितने समय तक रहेंगे? ये रहेंगे 3 साल तक, या इनकी उम्र 70 साल ना हो जाए, जो भी पहले हो। 3 साल या 70 साल की उम्र, 3 साल कार्यकाल रहेगा या 70 साल की उम्र हो जाएगी, जो भी पहले आ जाए इनको फिर हटना पड़ेगा वहां से। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए? चेयरमैन जो हो वो ऐसे हो, या तो वो जज रहे हो, सीजीआई रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, रिटायर्ड होने चाहिए। ठीक है, मतलब जज होना चाहिए जिन्हें समझ हो न्याय की, जिन्हें समझ हो क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की। क्योंकि अब ये जज होंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये इम्पार्शियल होंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि आपको लिखने में इम्पार्शियल। ठीक है, हम इम्पार्शियल चाहते हैं, हम फेयर चाहते हैं चेयरपर्सन। हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं आए किसी को भी अपनी कंप्लेंट लेके जाने में, और अगर कंप्लेंट होती है, उस कंप्लेंट की वजह से अगर किसी को कोई सजा हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, देन वो ऑफ कोर्स एक जज के हाथों होना चाहिए। रिटायर्ड जज हैं वो। ठीक है, अब मेंबर्स हैं, 2 मस्ट बी सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और 3 ऐसे होंगे हैविंग नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स, जिसमें एक महिला होनी ही चाहिए। ठीक है, जो हमने 1+5 का जो हमने पेयर बनाया है, इसमें 1 जो है चेयरपर्सन है वो तो ऑलरेडी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, ओके। जो बचे 5 हैं, इनमें से 2 होंगे सर्विंग जज, जो अभी सर्व कर रहे हैं, और बचे हुए जो 3 होंगे उनमें से ऐसे लोग होने चाहिए जिनको ह्यूमन राइट्स की समझ हो, या उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, या वो उनमें से एक महिला तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये तो नेसेसरी है ही है। फिर 7 जो बचे वो अपने अपने जगह से आ रहे हैं, वो अपने अपने आयोगों से आ रहे हैं। हमने कहा चलो इस तरफ चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। इधर जो स्टेट की तरफ हम चले, हमने कहा एक्ट तो वही है। अब एक्ट अगर वही है तो मतलब इस एक्ट के तहत ही सारे प्रावधान सेम होंगे। हमने कहा कुछ कुछ जगह सेम है, कुछ कुछ जगह अलग है। क्या क्या? चेयरपर्सन और 2 लोग, 1+2, बस। हमने कहा ओके ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं इसमें? तो अब इसमें गवर्नर साहब उस स्टेट के सबसे बड़े राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन सी कमेटी? जिस कमेटी में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लोग होते हैं, इसमें यहाँ पे होंगे सीएम साहब। सीएम साहब हो गए, स्पीकर ऑफ स्टेट की विधानसभा हो गई, ठीक है, चेयरपर्सन हो गए ऑफ द स्टेट के विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, ठीक है, ये भी चाहिए उसमें विधानसभा के जो भी होंगे, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या कोई और डिपार्टमेंट जो होगा स्टेट का, जो भी होम मिनिस्टर देख रहा होगा उस स्टेट का। हमने कहा ओके, ये भी ठीक हो गए। तो ये कमेटी बता रही है किसको? गवर्नर साहब को, कि साहब आप इस पर्सन को बनाओ एज अध्यक्ष ऑफ एसएचआरसी। हमने कहा ओके ठीक है। अब इनका भी कार्यकाल 3 साल 70 साल जो भी है, जो भी पहले हो जाए। हमने कहा ओके। नाउ चेयरमैन जो होंगे इसके कैसे होने चाहिए? मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट। जहां इधर सुप्रीम कोर्ट की बात थी, वहां उधर हो गई हाई कोर्ट की बात। ओके ठीक है, जाहिर बात है वो स्टेट की बात हो रही है। फिर यहां पे बाकी मेंबर जो हैं, रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। देखो डीजे भी हो सकते हैं, डीजे होते हैं जो जिला के सबसे बड़े जज होते हैं। हमने कहा ओके, जिनका आगे कम से कम 7 साल का कार्यकाल हो जाना चाहिए होगा, और या ऐसे लोग भी चाहिए इसमें विद नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, जिनका के मानवाधिकार के काम में काफी उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा हो। ओके सर, अच्छा लग रहा है, तो बात सही है। नाउ चलते आगे। हमने कहा लाओ इसको आगे बताते हैं। अरे ये तो फिर वही खुल गया, चलो इसको बैक करते हैं, इसको हम चलते हैं नीचे। हाँ, अभी ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ चला गया, अच्छा ठीक है। अब जब एक बार आ गए अपने पोजीशन पे, इनको करना है रिमूव। रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होगा जैसा सेम होता है यूपीएससी का, सेम एसएचआरसी में भी। यूपीएससी का जो मेंबर्स का, चेयरपर्सन का जैसे रिमूवल का तय है, पैमाना, मैनर्स, ग्राउंड्स, वो सबका सब सेम रहेगा। अगर ये खुद ही रिजाइन देना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स उसी को देंगे जिसने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, ये गवर्नर साहब को दे रहे हैं इधर। यहां पे इनका सेकंड टर्म अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं, आप एनएचआरसी के मेंबर हैं, देन ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि आप दोबारा यहां पे आ सकते हो। ऑफ कोर्स ये भी बात सही है, ठीक है। अब एनएचआरसी में आने के बाद क्या आप अगर यहां से रिटायर हो जाते हो, तो क्या आपको दोबारा कार्यकाल दोबारा मिल जाए, कहीं और आपको मौका मिल जाए कोई और काम करने का? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, कोई मिनिस्ट्री जो इनको देखती संभालती हो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि इसमें कई सारे जो मेंबर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है। अब ये क्या है एडिशनल नोट्स इसके लिए? ये है एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी स्टेट। जब ये कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, तो ठीक है, हमने कहा इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है, दैट मींस कि इन्वेस्टिगेशन करते समय ये एक सिविल कोर्ट की भूमिका निभाती है।
ये एक ऐसी भूमिका निभाती है जो ऑफ कोर्स एक बड़ी बॉडी है, जो ऑफ कोर्स एक जज वाला काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि किसी को बुला रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये उस समय प्रूफ मांगते हैं, ये उस समय अपने सारा डिस्कवरी मांगते हैं, ये उस समय सारे के सारे विटनेस बुलवाते हैं, ये सारे एक्यूज को बुलवाते हैं, सर हर चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे समन होता है, यहाँ पे रिसीविंग होती है, यहाँ पे हियरिंग होती है, यहाँ पे शो कॉज नोटिस होता है। ऑफ कोर्स जरूरी होता है ये सारे प्रोसीजर, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को ऐसा बना रहे हो कि साहब आपको काम करना है एज अ जज, तो आपको जज वाली पावर चाहिए होती है। हमने कहा ठीक है, जरूरी है तो सिविल कोड की भूमिका यहाँ पे एसएचआरसी अपने क्या करेगी, एसएचआरसी अपने यहाँ पे अपने इंक्वायर कर सकती है इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो जो हुए होंगे उस स्टेट में इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो मेंशन है या तो स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में। सही बात है ना। अब नेशनल लिस्ट वाले टॉपिक पे थोड़ी बात कर सकते हैं एसएचआरसी, वो तो स्टेट के लिए काम कर रही है, तो स्टेट वाले टॉपिक की बात करो या अपने कॉन्करेंट की बात करो, या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो इस एक्ट में मानवाधिकार एक्ट में जो हमारे लिखे हुए हैं कुछ कुछ अपराध या कुछ कुछ हमारे एलिगेशन या कुछ कुछ वायलेशन, तो उनके बारे में तहकीकात कर सकती है ये। ठीक है सर, ओके, ये भी बात सही है, ये तो इंपॉर्टेंट है। नाउ याद रखना ये खाली हुआ है, यहां पे इनके लिए कुछ नहीं मेंशन है, यहां पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ओके चलो चलते हैं आगे, हमने कहा इसको आगे लेके चलते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। सो अब चलेंगे हम सीआईसी और एसआईसी के पास। हमने कहा ठीक है, यहां पे क्या चल रहा है। तो अब जब ये सीआईसी एसआईसी की बात हुई थी, हमने कहा यार इन्फॉर्मेशन कमीशन मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ यहां से जुड़ा हुआ तो लग रहा है मैटर। हमने कहा हाँ सेम है। अब यहां जब हमने बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई बात करना कि यहां पे आरटीआई प्रोसेस को याद रखना है, कैसे हुआ था इसका। हमने सोचा था आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है ओके। हमने कहा क्या करेंगे इसमें, इसमें हम बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। इस आरटीआई एक्ट के द्वारा क्या हुआ, एक सरकार ने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पारित किया, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन 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 ठीक है, मतलब सरकार ने अपने आप से रिजॉल्व लिया, एक प्रस्ताव पारित किया कि एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो क्या करेगी, जो सेंट्रल सूचना आयोग बनाए। अच्छा ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, एक सीआईसी होंगे, 1 प्लस अप टू 10, मैक्सिमम 11 लोग हो सकते हैं। 1 प्लस अप टू 10 मतलब कभी कभी 6, कभी कभी 7, कभी कभी 8, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 प्लस 10 की यहाँ पे अपना अपना देखो अपनी कंपोजिशन है। ठीक है सर ओके। नाउ इनकी जो टर्म है वो टर्म कैसी है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बता दे, या 65 साल की एज। जब तक इनके देखो देखो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि 3 साल 5 साल 7 साल कार्यकाल जैसा भी होगा, सरकार के ऊपर है, और 65 साल की एज तक है। कैसे लोग होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, जिनका कि आयोग में ये माना जाए कि अगर ऐसे पर्सन आयोग में हो, सूचना आयोग में, तो जाहिर बात है कि इस आयोग की जो गरिमा है वो और ऊंची हो जाएगी। मतलब जब कोई ऐसी बात लिखी हो पब्लिक लाइफ में, कोई पर्सन बहुत एक्सट्रीमली मतलब एमिनेंट है, बड़े लोग हैं, उन्होंने कई सारे सेमिनार लिए होंगे, उन्होंने कई सारे काम करे होंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे होंगे अपने अपने जमाने के, उन्होंने कई सारे अपने पद संभाले होंगे, सरकार के ही अपने कर्मचारी होंगे, लेकिन बड़े ओहदे पर रहे होंगे, सेक्रेटरी टाइप लेवल के लोग होंगे। तो हमने कहा ठीक है, जब इनको नॉलेज है सिस्टम की, डिपार्टमेंट की, देन ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति को बनाओ, क्या हमारे यहाँ पे सीआईसी, ठीक है साहब बना देते हैं। नाउ जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ हो, जिन्हें जर्नलिज्म की समझ हो, मास मीडिया की समझ हो, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ हो, कोई भी देखो याद रखना, गिवन याद रखना कैसे लोग नहीं आ जाएं, दे आर नॉट एन एमपी एमएलए, ये लोग नहीं होने चाहिए, एमएलसी नहीं होने चाहिए, दे डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा नहीं हो जाए कहीं और भी ऑफिस उनका अपना अपना चल रहा हो, कोई और भी रोजगार चल रही हो, नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए। फिर कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे लोग जरूरत ही नहीं है। फिर हमने कहा इधर भी सेम, कोई दूसरी बात नहीं, कोई भी जब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात होगी एक अपने स्टेट के अंदर, तो उस सूचना आयोग में भी ऐसे ही लोग होंगे जिनका कि कम से कम ऐसा काम नहीं हो, एमपी एमएलए बने बैठे हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। अगर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो नहीं आ सकते, अगर आप कोई और काम करते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हुए तो नहीं आ सकते भैया, फिर जरूरत नहीं है आपकी। एमिनेंट पर्सन चाहिए, बिल्कुल एक्सट्रीमली गुड, बिल्कुल अपने ऐसे होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी कि वाह ये पर्सन होना चाहिए। ठीक है साहब ओके। इनकी भी जो घोषणा हुई थी आरटीआई एक्ट के दौरान ही हुई थी। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, एसआईसी होते हैं, अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं। एसआईसी क्या लिख रहा हूं, एस प्लस सी लिख दिया मैंने, एसआईसी प्लस 10, कभी कभी यहाँ पे 6, कभी कभी 7, कभी कभी 8, कभी कभी 5, कभी कभी 3 4 ऐसे भी रह जाते हैं। ठीक है, अप टू लिखा हुआ है, तो अप टू मतलब कोई फिक्स नहीं है कितने होने चाहिए। सो सेंट्रल सरकार जैसा बता दे, या अप टू 65 साल की एज, करेक्ट, ठीक है, इजी है ओके। चलते हैं आगे, हमने कहा इतनी बात तो क्लियर हो गई, मतलब ऐसे ही साहब आ गए। अब कैसे रिमूव होंगे, देखो साहब जब इनको रिमूव करना होगा तो रिमूव करने का प्रोसीजर, रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ, कौन से केस, 2-3 केस ही हैं, 2-3 प्रावधान है, या तो इंसॉल्वेंसी, बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गए हो, बैंकक्रप्ट हो गए हो, मतलब दिख रहा है दिवालिया हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए और वो किसी संवैधानिक पद पे या किसी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल स्टैट्यूटरी पद पे बैठा हुआ है, दैट मींस ये डर है क्योंकि ये व्यक्ति दिवालिया हो चुका है, इस व्यक्ति के ऊपर लोन है, क्या पता इसके सामने इतना सारा पैसा बह रहा है, देख रहा है इतना सारा पैसा सिस्टम में जा रहा है आ रहा है, तो पैसे में थोड़ा सा कर ले। तो उस चीज को रोकने के लिए इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति दिवालिया व्यक्ति को ऊपर नहीं बैठा सकते। फिर इसके बाद कन्विक्शन टू एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ होगा
जिसकी सजा बाद में आई, कन्विक्ट अगर हो गए हैं, अगर दोष सिद्ध हो गया है और जो दोष है वो ऐसा है कि वो उस आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संभाल लिया किसी ना कहीं पे, या उनका कोई माइंड या बॉडी की इंफॉर्मिटी हो जाए, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, अब दिक्कत आ गई, ज्यादा ही दिक्कत आ गई है, हमने कहा ठीक है, या मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर जो है डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा होता है मिसबिहेवियर? मिसबिहेवियर होता है यहाँ पे कोई करप्शन, यहाँ पे कोई ऐसा काम जो कि लग रहा है कि यार ये अनुचित था, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया गलत, अब क्या करें, हटाओ इन्हें। फिर ऐसे केस में ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, राष्ट्रपति जी इंक्वायरी करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मिलकर बैठ के इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट बनेगी उस अध्यक्ष के खिलाफ या उस उपाध्यक्ष या देखो जो भी मेंबर्स हैं बाकी उनके खिलाफ, और बोला जाएगा कि अब इनको हटाया जाए। अब इनकी जो एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा वो एडवाइस बाइंडिंग होगी, वो एडवाइस माननी पड़ेगी। उस एडवाइस को अगर सुप्रीम कोर्ट दे रही है एडवाइस, देन दैट एडवाइस हैज टू बी फॉलोड बाय द सरकार, और उसको हटाया जाएगा उस एसआईसी को या अपने जो भी होंगे। ठीक है, ओके। कैन बी रिमूव बाय गवर्नर, यहां पे गवर्नर साहब है, याद रखना, उधर राष्ट्रपति जी है, यहाँ पे गवर्नर साहब है। जो तरीका है, जो ग्राउंड्स हैं वो सब बिल्कुल सेम है, इंक्वायरी भी होगी, बाइंडिंग एडवाइस होगी ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, अगर इन्हें खुद ही हटना हो उससे पहले ऑफ कोर्स राष्ट्रपति को दे दो इस्तीफा, अपना खत्म करो कहानी। यहां पे गवर्नर साहब है, उनको दे दो अपना इस्तीफा। सेकंड टर्म नॉट अलाउड, नहीं सॉरी, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब डेलिकेट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, देन ऑफ कोर्स वी कांट एक्सपेक्ट कि आप जो है पता नहीं आपने क्या आगे सोचा हो, नहीं, एक बार कार्यकाल खत्म हुआ, बाहर, थैंक यू। इसके बाद फर्दर रीएम्प्लॉयमेंट, यहां पे देयर इज अ ग्रे एरिया, यहां पे देयर इज अ ग्रे एरिया। सो कई बार ऐसा हुआ है कि जजेस को या जो भी लोग होते हैं अपने, जो भी देखो जजेस तो नहीं, लेकिन और जो सरकारी अफसर होते हैं, तो उनके बाद में कहीं और एडवाइजरी पोस्टिंग हो जाती है, कोई और जगह देखो बाहर कहीं, देखो कहीं यूएन में कहीं और पोस्टिंग होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री कोई देखती है अगर है तो, मिनिस्ट्री पर्सनल देखती है। इधर हमारे यहाँ पे भी ग्रे एरिया है, यानी इधर यहाँ पे स्टेट सरकार देखती है इसको। ठीक है, ओके। नाउ सीआईसी साहब क्या करते हैं, अपने आप से ही कोई तहकीकात कर सकते हैं, सुओ मोटू पावर है इनके पास टू ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर इज क्या, इफ देयर इज फाउंड टू बी रीजनेबल डाउट, ऐसा डाउट कि यार हमें आरटीआई के द्वारा क्या हुआ, किसी एक्टिविस्ट ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और एक्टिविस्ट को इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली आरटीआई एक्टिविस्ट को। ठीक है, अब आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करते हैं, लोग अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, 10 रुपए का फीस देते हैं और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, 30 दिन का टाइम होता है। जब वो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आई, फिर वो करते हैं फर्स्ट अपील, सेकंड अपील में यहां पे जाती है सीआईसी साहब के पास, और फिर ये इंक्वायरी करते हैं साहब क्यों नहीं दे रहे हो इनको ये इन्फॉर्मेशन, क्या वजह है, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है। आरटीआई एक्ट में जो सेक्शन 8 होता है, सेक्शन 8 याद रखना, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये क्या करता है, ये एक्ट कहता है कौन सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। जैसे क्या, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, नहीं देंगे, सॉरी। एटॉमिक एनर्जी की बात होगी, नहीं देंगे, सॉरी, बिल्कुल नहीं देंगे। कोई हमारी क्लासिफाइड सर्विस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका बजट नहीं देंगे, सॉरी। और अगर किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल, उसकी कोई अगर कोई देखो उसको अगर डेफेमेशन का अगर उसका एंगल दिख रहा है तो सेक्शन 8 के तहत वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। ठीक है सर, ओके। तो ऐसी कुछ चीजें सेक्शन 8 में लिखी हुई है आरटीआई एक्ट के, जो कि मना है देना। ऐसे केस में सीआईसी साहब तय करेंगे कि यार ये इन्फॉर्मेशन दें कि नहीं दें, एक्टिविस्ट को मांग तो रहा है यार, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लग रहा है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से समाज का भला होगा, तो हो सकता है सीआईसी साहब दिलवा दें इन्फॉर्मेशन। लेकिन एसआईसी साहब के पास क्या है, पावर यहाँ पे है सो मोटू पावर्स या ऑर्डर इंक्वायरी करना इनटू मैटर्स ऑफ, जो भी ऐसे कोई रीजनेबल ग्राउंड दिख जाए क्या साहब इस पर इंक्वायरी चाहिए, इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन अगर आ जाए बाहर तो जनता का भला होगा। स्टेट सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं, ये रिपोर्ट बाद में स्टेट की विधानसभा में जो अपनी पेश होती है, इधर ये देते हैं सेंटर को, ये रिपोर्ट पेश होती है पार्लियामेंट में। ठीक बात है, ओके है, इजी है। चलो हमने कहा आगे चलते हैं। ये तो देख रहे हो कितना अच्छा, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसको, एकदम साथ के साथ, बिल्कुल बैक टू बैक। ठीक है, अब चलते हैं अपने यहाँ पे सीवीसी साहब के पास और सीबीआई के पास। तो पहले चलते हैं सीवीसी के पास। सीवीसी क्या है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये क्या है, ये एपेक्स विजिलेंस, यहाँ पे विजिलेंस की स्पेलिंग गलत है, विजिलेंस की स्पेलिंग होती है VIGILANCE। ठीक है, विजिलेंस, सतर्कता। तो अब हमने कहा विजिलेंस एक ऐसा संस्थान है ये जो क्या करेगा, ये देखेगा कि देश भर में कोई करप्शन के एलिगेशन अगर किसी सरकारी अफसर पे लग रहे हैं, कोई मंत्री किसी मिनिस्टर पे लग रहे हैं, तो तहकीकात हो जाए उसकी, एमपी एमएलए जो भी हो, कुछ भी अगर डाउट है सीधे पहुंचो, बताओ क्या हो रहा है। अब इनका कैसे बना, 2003 का सीवीसी एक्ट, गुड, एक एक्ट के द्वारा बना है, आर्टिकल नहीं एक्ट। आर्टिकल कहां होता है, आर्टिकल होता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे यहां बात हो रही है खाली खाली जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए एक्ट्स के बारे में। अब इधर क्या है, यहां पे जब यहां पे कोई एक्ट अगर नहीं है तो अटैच्ड ऑफिस होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी कि ये अपनी पावर कहां से लेता है, ये पावर लेता है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। समझ में आई बात क्या हो रहा है। सीवीसी साहब तो बने एक एक्ट के द्वारा,
लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई क्योंकि देश का अपना सबसे बड़ा एक ऐसी बॉडी है जो अन्वेषण ब्यूरो है, जो क्या करती है, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी किस चीज में, कोई करप्शन का चार्ज है, कोई हाई लेवल कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ऐसे केस में सीबीआई इंक्वायरी चाहिए होती है। सीबीआई जो होती है एक अटैच्ड ऑफिस होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी ये स्टेट सरकार का है और कौन से एक्ट के तहत आया है, डीएसपी 1946। आपको याद होना चाहिए 1946 ये वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद का है। तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ उसके बाद वॉर करप्शन कई ज्यादा हो रहे थे। वॉर करप्शन, हमने कहा ओके ठीक है। वॉर करप्शन में क्या होता था, मतलब कई सारा सामान जो इंडिया से गया है इंग्लैंड में लड़ाई लड़वाने के लिए, उसमें हो रहा है करप्शन। एक वॉर रूम बना हुआ है सेपरेट, वॉर विंग बना हुआ है सेपरेट। तो कई सारे हमारे देश के उस समय स्वतंत्र सेनानी जो थे वो लोग कह रहे थे अंग्रेज सरकार क्या कर रहे हो यार, हमारे देश का पैसा है, तुम जाने उसमें तुम्हें लड़ाई में, तुमने पहले लड़ाई कर ली हमसे, मतलब तुम हमारे हमको हाँ करवा दिया तुम्हारी लड़ाई में, और हम अपने यहाँ से पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे का हमें दिख रहा है करप्शन हो रहा है सामने, कैसे करें इसका, कौन पकड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है फिर ये बनाते हैं, ये एक्ट बना, डीएसपी एक्ट बना 1946 का। हमने कहा ठीक है सर, इस एक्ट के तहत क्या बनेगा, एक ऐसी बॉडी बनेगी जो क्या काम संभाले, करप्शन का काम संभाले, हाई लेवल कोई क्राइम हो जाए वो संभाले, ठीक है। तो ये बॉडी बन गई अपनी। अब जब सीवीसी साहब हैं तो कौन कौन लोग होंगे, सीवीसी प्लस 2वीसी, 1+2। अच्छा ठीक है, कैसे होंगे अपॉइंट, राष्ट्रपति जी करेंगे अपॉइंट, लेकिन अपने आप नहीं करेंगे। कौन करवाएगा, रिकमेंडेशन ऑफ ऐसी कमेटी जिसमें कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन के होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन द लोकसभा। तो यानी ऐसी पीएम प्लस एचएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। ये बॉडी है जो ये बॉडी तय करेगी कि अगला सीवीसी कौन हो, या सीवीसी के साथ जो 1+2 बचे हुए हैं ये वाले दो वाले, ये कौन हो, कब बने। इसके बाद टर्म कैसा होगा इनका, इनका टर्म होगा 4 साल कार्यकाल या 65 साल की एज जो पहले हो जाए, करेक्ट। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, वी डोंट नो, अनक्लियर, नॉट श्योर। कैसा पर्सन होना चाहिए, जो सतर्क हो भैया, कम से कम वही तो सतर्कता आयोग कर पाएगा। तो हमने कहा सतर्क वो होगा जो पर्सन या तो किसी पुलिस प्रशासन का रहा हो, कोई आईपीएस हो, कोई बड़े एडीजी डीजी हो, कोई लोग डायरेक्टर जनरल देखो लेवल के लोग हो, रॉ के अपने डायरेक्टर हो, जो भी लोग हो, तो ऐसे लोग इसके देखो इसके लोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बताया, देखो भाई क्वालिफिकेशन कैसी होगी, क्या चाहिए होगा। अगर इनको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे इनको रिमूव, जैसे सीआई साहब को रिमूव करते हैं वैसे वैसे, मतलब क्या, बड़े बड़े ग्राउंड से, बड़ी बड़ी बात पे हटा पाओगे इन्हें, कोई छोटी बात पे नहीं हटा सकते इनको। इधर क्या चल रहा है यहाँ पे, तो अभी सीबीआई जो है हमारी, ये लोकपाल को हेल्प करती है क्या काम करने के लिए, कोई बड़े अगर कोई अपराध हो गए कहीं पे, कोई एलिगेशन है कुछ भी है किसी मंत्री के ऊपर, किसी और अपने किसी सरकारी अफसर के ऊपर, तो करो वही इन्वेस्टिगेशन चालू करो। अब इसमें कौन होते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होते हैं, प्लस कई सारे नंबर ऑफ कोई भी डिपार्टमेंटल डायरेक्टर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें कई सारे डीआईजी होते हैं, एसपीज होते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पुलिस पर्सनल होते हैं अपने। ये लोग क्योंकि तहकीकात करनी है, अन्वेषण करना है, तो ऐसे लोग चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सकें। चलो साहब ठीक है, डायरेक्टर जो होंगे ये कैसे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी अकॉर्डिंग टू लोकपाल एक्ट। जो लोकपाल एक्ट 2014 में जो कमिटी के बारे में बात हुई है, जिसमें क्या क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन द लोकसभा, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सीजीआई या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसी बॉडी है जो कि कुछ भी कर सकती है, जो कि बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट पोजीशन है ये। तो ऐसी बॉडी में जो भी व्यक्ति ऐसे पद पे बैठे, वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इतने लोगों द्वारा अपॉइंटेड हो, इतने 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 देखो ऐसे लोगों के द्वारा जो अपना अप्रूव्ड और रिकमेंडेड हो। कौन कौन लोग, सरकार के द्वारा, ऑपोजिशन लीडर के द्वारा और जज के भी द्वारा। ऐसा पर्सन चाहिए जो इन तीनों जगहों से अप्रूव्ड हो, बढ़िया हो कि हाँ ये पर्सन की एकदम क्रेडिबिलिटी परफेक्ट है, ये पर्सन होना चाहिए डायरेक्टर, ठीक है साहब। तो ऐसे पर्सन को बनाओ डायरेक्टर, और बाकी जो लोग होते हैं इसमें वो फिर अपने बाद बनते जाते हैं, ठीक है सर ओके। अब सीवीसी एक्ट के अनुसार इनके पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ 2 साल का टेन्योर है, विद एलिजिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट थ्राइस, एक एक बार एक एक साल, ठीक है। ये क्या हो सकता है, 2 साल तो अब कार्यकाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया है, एकदम जज साहब कह रहे हैं क्या पर्सन है यार, क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, बहुत बढ़िया, तो ऐसे ऐसा मतलब है 2+1+1+1+1 ऐसा करके हो सकता है। 3 बार हो सकता है कार्यकाल बढ़ सकता है, थ्राइस थ्राइस कार्यकाल बढ़ेगा, लेकिन एक बार में एक एक साल। चलो सर ओके, डन है, आगे चलते हैं। हमने कहा यहां कैसे हो रहा है रिमूवल कैसे करना है इनका। तो अब क्योंकि क्वालिफिकेशन जहां पे नहीं है, दैट मींस क्वालिफिकेशन के बारे में हम बोलते हैं सरकार के लिए ऐसा पर्सन हो जो कि एमिनेंट हो, एक्सट्रीमली एकदम एकदम डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी हो, वही पर्सन यहां पे चाहिए, डायनामिक पर्सनालिटी। ओके सर, वेरी गुड, ठीक है, डायनामिक पर्सनालिटी, जिसको पता हो इन्वेस्टिगेशन, कोई सेंसिटिव केस है उसको कैसे डील करना है, कोई अगर हाई पॉलिटिकल अगर कोई ऑफेंस है कुछ भी है, कोई अगर बहुत अगर सेंसिटिव सीवियर केस हो गया, देन हाउ टू डील विद इट। सो वी नीड अ डायनामिक पर्सनालिटी जो ऐसा ऑपरेशन संभाल ले, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे रिमूवल कैसा, सीआई साहब का, यह रिमूवल कैसा, ग्रे एरिया, ठीक है, ग्रे एरिया है। नाउ रेजिग्नेशन अगर देना होगा कैसे, राष्ट्रपति जी को देंगे। अच्छा, ये कहां देंगे रेजिग्नेशन, अपने 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 देखो मिनिस्ट्री को देंगे, ठीक, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का अटैच्ड ऑफिस है। देन ऑफ कोर्स
ये जब अपना रेजिग्नेशन देंगे तो ऑफकोर्स ये अपने इस्तीफा दे रहे हैं तो अपने खासी तो खाली अपने सीबीआई पद से नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये अपनी जॉब से भी दे रहे हो, अपने सर्विस से भी दे रहे हो। सो अब वो जो जाएगा मिनिस्ट्री के पास जाएगा अपना, ठीक है। सेकंड टर्म रीअपॉइंटमेंट, नो सॉरी, ग्रे एरिया, अगेन ग्रे एरिया। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, आप मान के चलना स्टेटमेंट में जब तक एक्सप्लिसिटली ऐसे वर्ड ना लिखे हों, ओनली या नन या ऑल या कुछ भी ऐसे करके अगर वर्ड नहीं लिखे हों, तब तक तो स्टेटमेंट जेनरिक स्टेटमेंट है, सही है। लेकिन जहां भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब मान लेना कि गलत है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब फर्दर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी सॉरी, नहीं, बहुत बड़ी पोजीशन पे हो आप, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पोजीशन है, यहां फर्दर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सरकार के अंदर ही तो ऑफिस है वो, ठीक है, सरकार के अंदर है तो फिर कहीं भी इधर उधर ट्रांसफर होते रहेंगे। फिर मिनिस्ट्री अगर कोई दिखती है तो मिनिस्ट्री पर्सनल, इधर मिनिस्ट्री पर्सनल, दोनों सेम। ये दोनों बॉडियां जो बनी थी हमारी, ये बॉडी भी और ये बॉडी भी, ये बॉडी दोनों की दोनों बनी थी संतनम कमिटी के, सॉरी संतनम कमीशन के अपने रिकमेंडेशन की वजह से। तो जब इनिशियली बनी थी तब तो सरकार के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनी थी। सरकार के एग्जीक्यूटिव यानी एक कार्यवाहक, एक जो तराजपत्र पे लिख दिया, गैजेट पे लिख दिया कि हाँ साहब ऐसी बॉडी बनानी, बनाओ, चलो, तो ऐसे करके बॉडी बन गई। उस बॉडी को, ये बॉडी को बनाने के लिए कौन बोला था? के संतनम जी की कमेटी बोली थी, कमीशन बोला था। इधर भी सेम, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनम कमेटी, इन्होंने भी कहा ठीक है जरूरी है, ये तो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने कहा ये बॉडी को, ये क्या करना है, ये बॉडी को काम ये करने हैं ऐसे क्राइम्स को पकड़ना, ऐसे क्राइम को ढूंढना जो कि करप्शन हो रहा हो, इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा हो बड़े बड़े, या सीरियस या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ हो, तब जाके अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म, क्योंकि इसके लिए सेपरेट बॉडी है, वो क्या है? एनआईए। एनआईए, याद रखना, टेररिज्म के लिए जहां बात आएगी वहां पे एनआईए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सारे देश भर के जो इधर उधर ऑफेंस हो रहे हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस हो रहे होंगे, तो देखिए कौन, सीबीआई देख लेगी, ठीक है, ओके, डन है, इजी है। हमने कहा ओके। नाउ लेट्स कम टू अपना एनडीएमए और अपना लोकपाल। तो अभी लोकपाल के हमने पीछे एक्ट के बारे में बात करी थी। नाउ अब चलते हैं इधर हमारे पहले एनडीएमए के पास। तो एनडीएमए क्या है? एनडीएमए एक राष्ट्रीय हमारी आपदा प्रबंधक बॉडी है, आपदा प्रबंधन बॉडी है। तो इसकी कल्पना हुई थी जब गुजरात के अर्थक्वेक आए थे 2005 के। तो बहुत भयंकर अर्थक्वेक आए थे और बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था। हमने कहा ऐसी अगर बॉडी है और वो बॉडी अगर संभाल रही होती, क्या पता ऐसा डैमेज नहीं होता। तो हमने कहा 2005 में एक एक्ट आया, डीएमए एक्ट 2005। गुजरात का जो आपको अर्थक्वेक याद होना चाहिए, उस जगह का अगर एपिसेंटर आपको याद हो, प्लीज डू आंसर मी, आंसर देना मुझे उसका। अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? क्योंकि आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, देन ऑफ कोर्स हमें सरकार चाहिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी, आप एक्स ऑफिशियो बनिए चेयरमैन यहाँ के। इसमें बाकी होंगे 9 मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए। इसमें होंगे डोमेन एक्सपर्ट्स, इसमें होंगे ऐसे लोग जिन्हें पता है डैमेज कैसे होता है, और डैमेज अगर हुआ है, कोई जगह लैंडस्लाइड हो गई, कोई एवलांच आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, तो इन्हें आता हो डील करना, ये करना क्या है उस समय पे। अपॉइंटमेंट होगा, बिल्कुल, अगर पीएम साहब के पास है ये बॉडी, उनके उनकी अपनी है, देन उनकी मर्जी से होगा। ये 9 लोग हैं, 1+9 जो हमारा है, तो 1+9। अब क्योंकि ये 1 जो है ये प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का तो अपॉइंटमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर कौन, देखो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? बताना जरा मुझे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट होते हैं। जो बाकी जो 9 हैं इनका अपॉइंटमेंट होगा नहीं सॉरी, पीएम साहब के कहने पे, ठीक है, ओके। नाउ टर्म्स, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, नथिंग नथिंग नथिंग, सब ग्रे एरिया है। प्राइम मिनिस्टर के अंदर के पास एक एपेक्स बॉडी है जो अपना काम कर रही है, ठीक है, सब करने दो। चले लोकपाल की तरफ। लोकपाल, क्योंकि हमने देखा ये कई जगह होता है, स्वीडन जैसे देशों में होता है, ये कई और अपने यूके देखो इन देशों में होता है। हमने कहा चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और लोकपाल के बारे में बात हुई, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो उसके बाद से एक एक्ट बना, लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013। जो लोकपाल है, लोकपाल इज फॉर सेंटर, ठीक है। और हर स्टेट्स में क्या क्या होता है? स्टेट्स में सारे जितने राज्य होते हैं उनमें क्या होगा? उनमें होंगे लोक आयुक्त। ये क्या करेंगे? ये तहकीकात करेंगे करप्शन, किस मामले में? वो मामले जो कि हाई लेवल पोजीशन से हुए होंगे। जैसे क्या? इसमें कौन कौन होंगे लोकपाल में? कौन कौन होंगे? एक चेयरपर्सन होंगे जो लोकपाल खुद होंगे, इनके अलावा 8 मेंबर होंगे, इनमें से 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स, जज। ऐसे लोग होने चाहिए भाई, देखो, जिन्हें जुडिशियल सर्विस आती हो, जिन्हें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पता हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ जिन्हें समझ में आए कि साहब ये चीज जो है ये अन्याय हुआ है, या ये चीज जो है ये गलत हुआ, ये क्राइम है, जो ये चीज तय कर सके। 50% मस्ट कम फ्रॉम उन जगहों से जो कि पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिन्हें हम एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ऐसे लोग होने चाहिए। तो 1+8 है, 1+8, इस 8 में देखो 4 जो होंगे जुडिशियल होंगे, 4 जुडिशियल होंगे, और जो बाकी बचे हुए होंगे वो सारे हमारे मेंबर्स होंगे फ्रॉम सेपरेट अपने अपने कम्युनिटीज ऑफ हमारे समाज, ठीक है। यहां से लोग आ रहे हैं अपने, ठीक है, ओके। नाउ इसमें कौन अपॉइंट कर रहे हैं इनको? राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर रहे हैं चेयरपर्सन हमारे लोकपाल को। कैसे होंगे अपॉइंट? ये होंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी।
सिलेक्शन कमेटी होगी जो तय करेगी। कौन सिलेक्शन कमेटी होगी? पीएम साहब, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन द लोकसभा, सीजीआई होंगे या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होंगे। इसके अलावा कोई एमिनेंट जूरिस्ट भी होने चाहिए। ये सब लोग मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं जो तय करेगी कोई 3 4 5 नामों में से एक नाम, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे। समझ में आई बात? प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, इसमें लीडर ऑफ जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसमें फिर हमारे सीजीआई या और कोई सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक एमिनेंट जूरिस्ट। ये सब मिलकर तय करेंगे कि लोकपाल कौन होगा। और लोकपाल के अलावा जो बाकी हमारे 8 मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे होंगे, कौन कौन होंगे। ठीक है सर, ओके। नाउ अब लोकपाल एक्ट के हिसाब से हमने कहा क्या करें इनका, कैसा इनका कार्यकाल, कैसा इनका रिमूवल, कैसा इनका अपॉइंटमेंट। तो अब इसमें क्योंकि एक्ट के द्वारा है, देन ऑफ कोर्स हमारा, क्योंकि अब देखो भाई इधर तो हमारा एनडीएमए है, तो एनडीएमए के बारे में तो हमें पता है। एनडीएमए क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी मेंबर्स हैं, तो अब ये मेंबर्स तो अब क्योंकि अब देखो प्राइम मिनिस्टर भाई जब तक वो पीएम है तब तक वो इसके मेंबर रहेंगे एनडीएमए के। ठीक है, अब पीएम साहब के कहने पे जो जो लोग हैं, अगर वो पीएम साहब को नहीं पसंद आ रहे हैं तो उन लोगों को हटा दिया जाएगा। साफ साफ बात है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड टर्म रीअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स सब कुछ प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ में, यानी सरकार के हाथ में है। नाउ इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? होम मिनिस्ट्री देखती है इनको। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं, वो बैठते हैं ऊपर सबसे ऊपर, लेकिन जो इसका पूरा कार्यपालन जो होगा, एनडीएमए के ऑफिस कहाँ होंगे, बैठक कहाँ होगी, मीटिंग कहाँ होगी, कोई अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कोई अगर सारे इन जगहों पे बनना है, कुछ भी जाके देना है, इधर उधर करना है, क्या करें उसका, तो होम मिनिस्ट्री संभालेगी उसको। अब ये तो हो गई एनडीएमए की बात। जब बात करें हम एनडीएमए क्या है, एनडीएमए क्योंकि सेंटर के लिए हो गई, ऐसे ही होगी एसडीएमए प्लस फिर होगी डीडीएमए। ये क्या है सर? ये होता है जैसे केरला फ्लड हुए, जैसे उत्तराखंड अपने जो अपना लैंडस्लाइड हुआ था, जोशीमठ लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, तो ऐसे केस में इन स्टेट्स को भी अपना अपना एसडीएमए कुछ कुछ बनाना पड़ता है। हर स्टेट का अपना आपदा प्रबंधन होना चाहिए। उड़ीसा को हर बार झेलना पड़ता है टाइफून, टोर्नाडो, हरिकेन्स, ये सब चीजें। तो ऐसे केस में ऐसे स्टेट्स के पास अपना अपना खुद का आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट हो, अथॉरिटी हो। तो हमने क्या किया, हमने बनाया एसडीएमए भी ऐसे ही। एसडीएमए कौन लोग होंगे? सीएम साहब होंगे, जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसे यहाँ पे सीएम साहब होंगे। सीएम साहब एक्स ऑफिशियो होंगे प्लस चेयरपर्सन ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी। हर स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कार्यपालिका एक कमेटी बनाती है अपने आप से, सरकार अपने आप से कमेटी बनाती है, उसका चेयरपर्सन इनका मेंबर होगा, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, वो भी इसका मेंबर है। वो इसके बाद अप टू 8 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, जो सीएम साहब तय करते हैं कि एसडीएमए में कौन लोग होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने जिला लेवल पे, डीडीएमए जिला लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें कौन होंगे? इसमें आप होंगे, जो आपका भविष्य है। क्या है? कलेक्टर साहब, डीएम साहब होंगे आप यहाँ पे। आप अपने जिला के प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए आप जिम्मेदार हो, आपको बनाया जा रहा है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसके बाद सीईओ ऑफ डीडीएमए होंगे भैया, जो अपॉइंटेड बाय स्टेट की सरकार बनाती है। ठीक है साहब, क्योंकि आप तो जिला कलेक्टर हो तो आपको तो होना ही होना है इसमें हमारी डीडीएमए में। लेकिन आपके साथ कौन लोग होंगे? जो स्टेट सरकार आपको देगी। साथ में कौन? एसपी होंगे, एसपी सिटी होंगे, या अपने देखो एसपी नहीं हुए, डीसीपी हो गए, कोई एसीपी हो गए, वो भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, सीएमओ होंगे उस जिला के, क्योंकि जिला अस्पताल के चीफ जो हमारा मेडिकल ऑफिसर है, वो जिम्मेदार है भाई, वो उसको संभालना, देखना है कि कितने बेड है हमारे हॉस्पिटलों में, कितने हमारे कहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, कहाँ ऑक्सीजन है, क्या क्या चीजें, तो इन्हें पता होना चाहिए सब चीजें, तो इनको बुला लिया गया। इसके बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल जगह से, लोकल अथॉरिटी, यानी कि कौन कौन लोग? उस जगह की म्यूनिसपैलिटी के चेयरपर्सन, मेयर साहब हो गए, वो लोग हो गए, ये सब बनेंगे डीडीएमए मेंबर। फिर इसके बाद अप टू 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट सरकार। तो ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, बीडीओ साहब हो सकते हैं, कोई अगर देखो चीफ कमिश्नर हो सकते हैं किसी स्टेट के, नहीं सर किसी जिला के, तो ये लोग भी अपने मेंबर बन सकते हैं। इधर क्या है भैया, लोकपाल साहब के यहाँ क्या चल रहा है? तो लोकपाल साहब क्योंकि एक भैया लोकपाल है वो, तो लोकपाल का काम ही यही है, उन्हें बनना है ओम बर्ड्समैन। ठीक है, ओम बर्ड्समैन। अभी क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी हाई लेवल पोस्ट पे ये जो भी होंगे, कोई भी दिक्कत आ रही होगी, ये उसको देखेंगे, संभालेंगे। प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल ग्रुप्स ABCD, आपका भविष्य ये रहा। ठीक है, कोई भी अगर आपके ऊपर एलिगेशन आता है, लोकपाल साहब, लोकायुक्त साहब, ये लोग ढूंढेंगे, ये लोग तय करेंगे कि क्या हुआ है, ये करप्शन जो हुआ है कितना सीवियर है, कितना कितना डैमेजिंग है। ठीक है, इट कैन नॉट अंडरटेक एक्शन सुओ मोटू, अपने आप से नहीं लेगा। कंप्लेंट आएगी इनके पास, कंप्लेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे हाँ ये कंप्लेंट जेन्युइन तो है यार, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लोकायुक्त भी होंगे, लोकायुक्त अपना काम करेंगे अपने अपने स्टेट के अंदर। कंपोजिशन एंड फंक्शन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कई कई स्टेटों में लोकायुक्त जो है एक ही है, कहीं कहीं पे 1 2 3 4 है, कहीं कहीं पे ऐसा अपना काम चल रहा है उनका। ठीक है साहब, ओके। नाउ हमने कहा आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे नीचे हो रहा है। हम चले अब एनआईए की तरफ। जो हमने कहा था सीबीआई के पास सारे काम है हाई लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, लेकिन टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म की बात जहां आती है वहां आता है, सॉरी 1 मिनट पेन चला दें इसको। टेररिज्म की बात जहां आती है वहां आता है हमारा एनआईए। एनआईए की घोषणा कब हुई थी? जब 2008 का बहुत हमारा बड़ा एक हमारा टेरर एक्ट हो गया था हमारे देश में। अगर आपको वो टेरर एक्ट याद आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताना जरा कौन सा है वो।
ठीक है। तो उसके बाद हमने एक एक्ट बनाया, एनआईए एक्ट 2008। हमने कहा एक ऐसी बॉडी बनाओ जो क्या करे, काउंटर टेररिज्म करे, देश भर में जहां जहां भी टेररिज्म हो रहा है उसका जो भी गतिविधि हो रही है उसको रोके, पकड़े, अरेस्ट करे, अपना एनआईए कोर्ट में लेके जाए और सजा दे। ठीक, ऐसे काम करना है। कॉम्पोजिशन क्या होगी इसमें, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ये सबके सब अपॉइंटमेंट जिनका होगा, सबके सब देखो सर, देखो ये सब पूरा पूरा सेंट्रल सरकार दिखती है इसको, इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि इसमें कोई और बॉडी का किसी और को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं हम। ठीक है। अब जो एनआईए है, ये एनआईए का रोल खाली और खाली यहां आ रहा है कि साहब आपको क्या करना है, आपको टेररिज्म, कोई भी गतिविधि हो रही है चाहे वो किसी भी फॉर्म से हो रही हो, लैंड, सी या एयर, किसी भी फॉर्म से अगर आपको लग रहा है कि कोई हाईजैक होने वाला है, कोई कहीं से, कोई देखो कोई अपने समुद्र के रास्ते से आ रहा है, देन एक्ट अपॉन इट, ऐड करो, तुरंत करो, जो करना है करो। और ऐसे केस में जो भी डीजी साहब हों, जो भी इनके और अंदर ऑफिसर्स हों, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बता रहे, हमने बता दिया हमें चाहिए एक ऐसी बॉडी, वो बॉडी है, उस बॉडी में कैसे लोग होंगे, क्वालिफाइड, देखो क्वालिफाइड होंगे ही, क्लासिफाइड भी होंगे, नहीं बताएंगे कैसे लोग हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये है बात देश की आंतरिक सुरक्षा की, देश की अपने बाहर की सुरक्षा की भी। ठीक है सर, ओके। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इनको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है इनको। ठीक है। जब 2019 में अमेंडमेंट हुआ, एक अमेंडमेंट 2019 में जो हुआ, उसमें क्या बोला, उसमें हमने कहा हम एनआईए को और ज्यादा पावर दे रहे हैं कि क्या करे, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी देख ले, वो काउंटरफिट कोई करेंसी को देख ले, वो बैंक नोट जो अपने जाली छप रहे, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारी टेरर एक्टिविटी फंड हो रही है, उसको जाके रोके, वो मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, बड़े बड़े असले होते हैं, बड़े बड़े जो अपने गोला बारूद होते हैं, उनको रोके। फिर इसके बाद साइबर टेररिज्म जो हो रहा है, जो आजकल जो आप देखते हो कि कोई हैकिंग हो गई, कुछ हो गया, साइबर अटैक हो गया, उसको देखे संभाले, क्योंकि ये नए फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, ये भी हो गया। फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो गए, ऑल्सो कवर ऐसे एरियाज ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कोई गतिविधि हो रही है और उससे इंडिया का लिंकेज है, देन एक्ट अपॉन इट, इन्वेस्टिगेट करो, ढूंढो, पकड़ो, जो भी करना है करो उसको। आउटसाइड इंडिया टू, ये कब हुआ है, 2019 का अमेंडमेंट हुआ है। एनआईए जो अपना एक्ट आया था 2019 में, एक अमेंडमेंट हुआ, हमने कहा ठीक है ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो होनी भी चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा काम आज का खत्म। हमने क्या आज पढ़ लिया, हमने आज पढ़ लिया अपने सारे के सारे जितने हमारे पास जो हमारे हमारे एनसीबीज होते हैं, एनसीबीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये हमने क्या क्या देखे इसमें हमने देखे एनएचआरसी देख लिया हमने। ठीक है। इसमें हमने एसएचआरसी देख लिया आपने। ठीक है, ओके। तो अब ये जो बॉडीज हैं, इन बॉडीज के बारे में बेटा बच्चा इनको प्लीज डाउनलोड कर लेना इस पीपीटी को, और इसको अपने अपने तरीके से इसको पढ़ना, जो भी करंट अफेयर में जो ये बॉडीज आ रही हैं, मेक श्योर करंट अफेयर में अगर ऐसी बॉडीज का जिक्र हो रहा हो, देन यू हैव टू एडमिट कि ये आपके एग्जाम का सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। इसके साथ ही आई टेक योर लीव बेटा, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक, ऑल द बेस्ट।